वैसे परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम पेरेंट्स जो होते हैं वो इंसान के पेरेंट्स होते हैं, मशीन के नहीं। और पेरेंटिंग एक ऐसी फ्लूइड चीज़ है कि ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो हम दें कि भाई यही फॉर्मूला सब पे काम आएगा। बच्चों को बचपन से ही अपने भावनाओं के बारे में बातचीत करना, वो भी खास करके वो डिफिकल्ट इमोशंस जिसको बोलते हैं, जैसे गुस्सा है, घृणा है, जेलसी है, डर है, हेल्पलेसनेस है, इसके बारे में बात नहीं करना। आप खुश हो तो बात करो। कंफर्ट लेवल नहीं है बच्चों के साथ भावनाओं के बारे में बात करना। पेरेंट्स को आता नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनके साथ बात नहीं की थी और उनके माँ बाप ने उनके साथ ये बातें नहीं की थी। पेरेंट्स को ये है कि मेरा बच्चा मेरी सारी बात सुने, मैं जो कहता हूँ वो सब मेरा बच्चा हाँ में हाँ मिलाए, तो उसको अच्छे बच्चे का लेबल दिया जाता है। यही माँ बाप हैं जिनको शायद गुस्से का प्रॉब्लम है, इनको वायलेंट एंगर इश्यूज हैं, ये खुद इतने सारे फियर्स हैं, फोबियाज हैं, अकेलापन है, हर बात पे उनको बुरा लग जाता है, डिप्रेशन है। और बच्चे आने से ये कोई स्थितियां बदल नहीं जाती है, ये वही की वही रहती है और फिर ये बच्चों पे इम्पैक्ट करती है। आजकल खेलने के लिए भी मम्मियाँ डिसाइड करती हैं, टाइम अरेंज करती है, जगह अरेंज करती है, फिर खेलने जाते हैं। तो बहुत ही अननेचुरल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बन रहा है। तो बच्चे भी छोटी उम्र से स्ट्रेस में आने लगते हैं, क्योंकि उनको भी क्या है, कोई फ्रीडम नहीं मिलता। बच्चों की सिस्टम डिजाइन नहीं होती इसके लिए कि आप कॉर्पोरेट लाइफ की तरह जियो। आजकल बच्चों की लाइफ कॉर्पोरेट लाइफ की तरह हो गई है। सुबह उठो, टाइम टू टाइम खाओ, जाओ, ये क्लास भरो, वो क्लास भरो, टाइम टू टाइम सो जाओ। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा फ्रीडम कि वो कभी कुछ करे, कभी कुछ और करे। मेरी सहेली के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज की हमारी जो गेस्ट हैं, हमारी उनके साथ पिछली मुलाकात काफ़ी मज़ेदार रही। काफ़ी कुछ सिखाया उन्होंने आपकी शादियों को लेकर, शादियां, रिलेशनशिप्स। और इसी के बीच हमने ये मुद्दा उठाया कि मैम आपकी जो एक्सपर्टी है उस पर आज हम बात करेंगे। पेरेंटिंग, परफेक्ट पेरेंटिंग। उनकी ज़बान में कहें तो परफेक्ट पेरेंटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। पेरेंटिंग या तो सही हो सकती है या गलत। और एक सही पेरेंटिंग एक सही जनरेशन को जन्म देती है जो आपकी सिखाई बातों को आगे अप्लाई करते हैं। और एक गलत पेरेंटिंग देती है चाइल्डहुड ट्रॉमा। और इन सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर साइकोथेरेपिस्ट, ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच और वेलनेस स्पेस की को फाउंडर रीरी त्रिवेदी जी। एक बार फिर वेलकम बैक मैम। और हमारी बातें अधूरी रह गई थी। हाँ जी। मेरा बहुत मन था कि हम चाइल्डहुड ट्रॉमा पर बात करें या पेरेंटिंग पर बात करें। बीइंग यंग पेरेंट्स हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं अपने बच्चों को लेकर, और साथ साथ हम रिलेट कर पाते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने हमारे बचपन में कैसे डिसीजंस लिए होंगे। तो सबसे पहले तो इस परफेक्ट पेरेंटिंग के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों में एक बड़ा इस चीज़ को लेकर फैसिनेशन है कि नहीं हम तो सारे साम दाम दंड भेद लगाएंगे और परफेक्ट पेरेंट्स कहलाएंगे। वैसे परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम पेरेंट्स जो होते हैं वो इंसान के पेरेंट्स होते हैं, मशीन के नहीं। जिस दिन हम एक रोबोट के पेरेंट बनने लगे तब शायद हम वो परफेक्शन ला पाएंगे। बट जब हम इंसानों के साथ डील करते हैं तो परफेक्शन जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप दुखी रहोगे और आप हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहोगे। तो परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ नहीं है। हाँ, पेरेंट्स के लिए कई चीज़ें जानना ज़रूरी है जो गलत हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों को नुकसान होता है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, और माँ बाप को भी बाद में खुद अफसोस होता है कई बार कि हमने गलत चीज़ की, या कई बार पेरेंटिंग जर्नी उसकी वजह से मज़ेदार नहीं रहती है। और अच्छा पॉजिटिव पेरेंटिंग उसको बोलते हैं कि जब पेरेंट्स खुद एंजॉय करें अपनी पेरेंटिंग जर्नी बच्चों के साथ मिलजुल के, और बच्चे भी स्वस्थ रहे, भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहे, तो उसको हम पॉजिटिव पेरेंटिंग कहते हैं। तो इसमें कोई गलत सही जैसा, और पेरेंटिंग एक ऐसी फ्लूइड चीज़ है कि ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो हम दें कि भाई यही फॉर्मूला सब पे काम आएगा। बच्चे के ऊपर, हर बच्चा अलग है, हर परिवार अलग है, हर कल्चर अलग है। तो पेरेंटिंग की जो होती है वो ऊपर ऊपर की गाइडलाइंस हो सकती हैं, या पर स्पेसिफिक कायदे, गाइड बुक, इसलिए पेरेंटिंग की कोई डिग्री नहीं होती, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं होती, क्योंकि इसका कोर्स ही नहीं हो सकता है। हाँ, सिर्फ पेरेंट्स
थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान में रखें तो उनकी खुद की पेरेंटिंग जर्नी अच्छी होती है और बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। बस यही हमें देखना है। बिल्कुल मैम। और अक्सर मैं मिडिल क्लास फैमिली के प्रॉब्लम से मैं शुरू करना चाहूँगा। कम्युनिकेशन ही नहीं है, आज भी नहीं है। जब हम इतना आगे निकल चुके हैं, हम इतनी सारी बातें करते हैं, चाहे वो जिस उम्र में हो। अक्सर हमने बच्चों को बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करते देखा है, हमने देखा है ऐसा। लेकिन आज भी जो बच्चे हैं, 15 साल में हैं, 20 साल की उम्र में हैं, उनके और पेरेंट्स के बीच में बातचीत ना के बराबर होती है। पानी लाना, या कल सुबह कितने बजे जाओगे, या रिज़ल्ट आया। जी। प्लीज़ इसको थोड़ा आसान कीजिए हमारे लिए। देखिए, आई थिंक एक तो कल्चर का एस्पेक्ट है हमारे समाज में। अभी भी ये है कि भावनाओं के बारे में बातचीत करना, अपनों हम मुझे कोई कोई बात पे गुस्सा आया हो, किस बात का दुख हुआ हो, तो उसके बारे में बातचीत करना खुल के, ये हमारे सोसाइटी में अभी भी ओपननेस इसके बारे में नहीं है। तो बचपन से ही माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं ना कि इसके सामने ऐसा मत बोलो, घर में झगड़ा हुआ है किसी को बताना मत, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप हंस के भूल जाओ गुस्से को। तो बच्चों को बचपन से ही अपने भावनाओं के बारे में बातचीत करना, वो भी खास करके वो डिफ़िकल्ट इमोशंस जिसको बोलते हैं, जैसे गुस्सा है, घृणा है, जेलसी है, डर है, हेल्पलेसनेस है, फियर है, इसके बारे में बात नहीं करना। आप खुश हो तो बात करो। तो पॉजिटिव इमोशंस सब बात करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इमोशंस के बारे में हमारे समाज में कल्चर है कि इसको दबा दो, उसको भूल जाओ, माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दो। बच्चा रो रहा है तो ये नहीं पूछते कि क्यों रो रहा है, तुमको किस बात का दुख है। बोलते हैं अच्छा रो रहा है, चलो उसको गुब्बारे ला के दो, उसको मिठाई लड्डू खिला दो, बंद हो जाएगा, चॉकलेट दे दो, बंद हो जाएगा। तो हमारे समाज में बचपन से ही ये फैमिलीज़ में देखा गया कि एक कंफर्ट लेवल नहीं है बच्चों के साथ भावनाओं के बारे में बात करना। और पेरेंट्स को आता नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनके साथ बात नहीं की थी और उनके माँ बाप ने उनके साथ ये बातें नहीं की थी, राइट। तो ये एक तो जब भावनाओं के बारे में बातचीत नहीं होती है तो बच्चे छोटे होते हैं तब तो निकल आता है काम, क्योंकि तब बच्चों का, जैसे आपने कहा, होमवर्क किया कि नहीं, बैग पैक किया कि नहीं, खाना खाओगे, 1 रोटी के 2 रोटी, भिंडी बनाओ, टिंडी बनाओ, यही बातचीत होती है जो सेफ कॉन्वर्जेशंस होती हैं। पर जब ये बच्चे टीनेजर्स होते हैं, जब थोड़े बड़े होने लगते हैं, जो उनकी और भी ज़्यादा उनके अंदर कन्फ्यूजन होने लगता है, तब जो उनको बातचीत करनी है फिर वो दोस्तों के साथ ही करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ उनके साथ वो ये बात करने का रिश्ता ही नहीं बना है। और हमारे समाज में एक ये भी मैंने गलत चीज़ देखी है कि पेरेंट्स को ये है कि मेरा बच्चा मेरी सारी बात सुने, मैं जो कहता हूँ वो सब मेरा बच्चा हाँ में हाँ मिलाए, तो उसको अच्छे बच्चे का लेबल दिया जाता है। अच्छा बच्चा कि सामने जवाब नहीं देता है, मैं जो कहता हूँ वो करता है, मेरी सब बात सुनता है। पर यही अच्छा बच्चा जब बाहर समाज में जाता है, जॉब करने जाता है, उसका बॉस उसको दबाता है, तो यही पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे में आत्मविश्वास क्यों नहीं है, मेरा बच्चा क्यों सबकी बातें मानता है, मेरा बच्चा क्यों अपनी बीवी की बात मानता है। उसको खड़े होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। पर अगर आपने बचपन से ही बच्चे को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि वो सबकी हाँ में हाँ मिलाए, वो बड़े लोगों के, अथॉरिटी फिगर्स के साथ मान जाए सब चीज़ें, तो ये बच्चा हर जगह यही करेगा। तब माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है, तब उनको लगता है मेरे बच्चा क्यों सामने, वो क्यों नहीं जवाब देता, क्यों अपने मन की बात नहीं बताता। तो ये सारी चीज़ें बचपन से अगर आपने बच्चे को सिखाई है, इसका मतलब है कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है और आपने उसको कुछ करने के लिए कहा और बच्चा बोला कि नहीं मैं क्यों करूं, तो आप उसको थप्पड़ मार के बिठा मत दो, आप उसको जवाब दो कि ये क्यों करने के लिए मैं कह रहा हूं, और बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। तब वो बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं, मैं अपने मन की बात बोल सकता हूं। तो आज आपके सामने बोलेगा तो कल दूसरों के सामने भी वो बोल पाएगा। माँ बाप क्या करते हैं, रिस्पेक्ट, हमें सम्मान दो, हमें रिस्पेक्ट दो, हमारे सामने जवाब मत दो। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये चक्कर में बच्चे का जो है वो व्यक्तित्व ही दबा देते हैं। बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बच्चे का एक अलग नज़रिया हो सकता है, ये नज़रिया पहले से ही बंद किया जाता है, कर दिया जाता है। हाँ, तो या तो बच्चा फिर थोड़ा बड़ा होके बिल्कुल ही बगावत करेगा या तो फिर बेचारा बिल्कुल ही दब के ही रहेगा जिंदगी भर। फिर माँ बाप से दबेगा, फिर बीवी या सास ससुर से दबेगा, फिर अपने बॉस से दबेगा, हर जगह दबता रहेगा। फिर आगे जाकर अपने बच्चों से भी दबेगा। हाँ, अपने बच्चों से भी दबेगा, ये भी हो सकता है। या तो फिर जैसे मैंने कहा बगावत करेगा कि फिर जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो गया आपको सामने जवाब देगा, और आप जो कहोगे वो उसको पता है कि सही है, उसके लिए फिर भी आपको
बदला लेने के लिए गलती करेगा, उल्टा करेगा, बिल्कुल 100% उल्टा करेगा। और ये जानकर भी कि मैं उल्टा कर रहा हूँ। हमने देखा है कई बार बच्चे चीज़ें अपने माँ बाप के ऊपर जो गुस्सा है ना, वो कुछ और तो कर नहीं सकता बच्चा, तो गुस्सा कैसे दिखाएगा? माँ बाप को दुखी करके वही चीज़ें करेगा जो माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में वेजिटेरियन है, नॉन वेज अलाउड नहीं है, तो नॉन वेज ही खाएगा। माँ बाप इतने सीधे हैं, इतनी वैल्यूज डाली हुई हैं इनको, मार पीट के डरा धमका के, तो जैसे ही 18 साल का हुआ सारी वैल्यूज, सारे रूल्स उसने लिख कर रखे हैं, वो सब तोड़ देगा। क्योंकि उसी तरह से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस अभी करना चाहता है, जो पहले बचपन में अगर करने दिया होता तो शायद बड़ा होके नहीं करता। फिर आपके आमने सामने बैठ के वो बात करता और कहता ये मैं करना चाहता हूँ। बच्चों से पहले जरा पेरेंट्स की बात करते हैं। हाँ जी। एक लिखी हुई बात लेकर चलते हैं हम हमारे समाज में कि माँ और बाप भगवान का रूप होते हैं। हाँ। और भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, भगवान हमेशा साक्षात होते हैं। तो उनके सामने बात नहीं करनी है, उनके सामने बात करना मतलब बदतमीज़ी हो गई। मैंने शायद बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन ये रियलिटी है मैम। अगर मैं गलत हूँ तो ज़रा बताइएगा। बिकॉज माँ और बाप का जो इनकी जो इमेज है वो बच्चों पर जो थोपी जाती है, बल्कि इसके बजाय उनके साथ दोस्ताना रिश्ता भी बनाया जा सकता है, उनको इंसान की तरह देखा जाए। हाँ प्लीज़ ये इस पर ज़रा हाईलाइट। देखिए, एक तो पहले तो ये बात मैं बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि जिस दिन आपने एक बच्चा पैदा कर लिया, आप इंसान से भगवान नहीं हो जाते हो। आपके अंदर कोई ऐसी चेंजेस नहीं आती कि जैसे ही मैंने बर्थ दिया बच्चे को, मैं अचानक ओवरनाइट मैं एक इंसान से भगवान बन जाता हूँ। तो इसी तरह से बच्चा आने से माँ बाप भी कोई बदल नहीं जाते, राइट। यही माँ बाप हैं जिनको शायद गुस्से का प्रॉब्लम है, इनको वायलेंट एंगर इश्यूज हैं, ये वो भी माँ बाप हो सकते हैं जिनको खुद इतने सारे फियर्स हैं, फोबियाज हैं। ये वही माँ बाप है जिनको अकेलापन है, या इनको क्या है कि हर बात पे उनको बुरा लग जाता है, डिप्रेशन है। और बच्चे आने से ये कोई स्थितियाँ बदल नहीं जाती है, ये वही की वही रहती है और फिर ये बच्चों पे इम्पैक्ट करती है। आज जनरेशन बदल गई, क्योंकि आज जनरेशन देखती है कि हाँ ये लोग भगवान कैसे हो सकते हैं, छोटी छोटी बात पे तो पापा गुस्सा करते हैं। हाँ, इनको कंट्रोल तो किया नहीं जाता अपना गुस्सा। हाँ, मम्मी कोई भी बात पे थप्पड़ लगा देती है, या मम्मी अपनी दोस्त के साथ तो झूठ बोलती है। कहाँ से भगवान हुए हैं? तो बच्चे देखते हैं कि ये तो इंसान है। इनफैक्ट ये तो इतने बेचारे कई बार टूटे हुए इंसानों की तरह देखते हैं अपने माँ बाप को। देखते हैं ना कि माँ बाप झगड़ते हैं, कई बार कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं, बच्चे देखते रहते हैं। तो बच्चे कहाँ से उनको भगवान की तरह देखेंगे? तो पहले तो ये भगवान नहीं बन सकते। बच्चे को ये समझना है कि ये भी दो लोग इंसान हैं, हमारी तरह ही इंसान है, शायद टूटे हुए भी हो सकते हैं, और इनको इसी नज़रिए से देखना चाहिए। और माँ बाप को भी खुद ये नहीं समझना चाहिए कि मैं आज मेरा बच्चा आ गया तो मतलब मैं सब जान गया हूँ, मैं बच्चे की लाइफ का मैं इंचार्ज हूँ और ये बच्चे का पूरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, बच्चा कैसा होगा वो मैं डिसाइड करूँगा। तो ये पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बहुत सीरियसली ले लेते हैं। पेरेंट्स ये नहीं समझते कि बच्चा तो अपने नेचर, अपने डेस्टिनी, अपने कर्मा बोलो, भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, कहीं वो एनर्जी ही है। आपको सिर्फ दिया गया है, जैसे एक माली अपने बगीचे को देखता है, तो माली पौधे को ओन नहीं करता है। माली पौधे को सब चीज़ देता है, बट वो ये खड़ा होकर देखता नहीं कि ये कली पहले खिलेगी, फिर ये कली खिलेगी, ये कली की ये पत्ती पहले आएगी। ऐसे नहीं करता माली। माली तो पानी देता है, खाद देता है, और फिर क्या करता है? अपने काम में लग जाता है। माँ बाप वो वाले माली है जो खड़े रहते हैं ऐसे कि मैं डिसाइड करूंगा कि ये कौन सी कली पहले आएगी, कौन सा फल पहले आएगा, कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, किस दिशा में जाएगा। हाँ, अभी तो ये एक गलत बात है। और पेरेंट्स होने, मैं ये कहूँगी कि माँ बाप आप बनो, आप बच्चा लाओ, उससे पहले थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, अपने आप को समझो। क्योंकि जब आप एक नई जान को लाते हो तो आपको ये समझना है कि वो जो है 24 घंटा आप जो कह रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, उसको देख रहा है, रजिस्टर कर रहा है और अपने प्रोग्राम्स बना रहा है। अगर अपने अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ठीक नहीं लग रही हैं, आपने हील नहीं की हैं, आपके ट्रॉमास हैं, आपकी बिहेवियरल इश्यूज हैं, तो बच्चे को भी उसकी असर पड़ेगी। तो मैं तो उल्टा कह रही हूँ कि बच्चे आने से माँ बाप भगवान तो होते ही नहीं है, ऊपर से उनके अंदर की जो
अनहील्ड अनरिजॉल्व्ड जो इश्यूज हैं वो बच्चे आने से और भी बाहर आ जाते हैं। तो ये जो तैयारी है पेरेंट्स बनने से पहले की, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि बच्चा आ जाता है ना, तो माँ बाप एक एक फादर या मदर उनकी खुद के डर, उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़, उनके खुद के सपने, वो सब चीज़ें बच्चों पे थोपते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खुद के सपने भी थोपते हैं, खुद की इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स भी आ जाते हैं। जैसे एक मदर है, उसको हमेशा जैसे बचपन में उसके कम मार्क्स आए थे, उसको सब लोग ने उसको बुली किया, क्लास में उसको अकेला करते, तो उसको आज बच्चा आएगा तो यही सोचेगी कि मेरा बच्चा हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आए, ताकि मेरे साथ जो हुआ जो उसके साथ ना हो। अभी शायद उसका बच्चा एवरेज हो, शायद फर्स्ट ना आए, पर यही माँ है जो अपने डर की वजह से अपने बच्चे पे प्रेशर डालेगी। या तो फिर ऐसे होता है कि मैं जो नहीं कर पाई मेरे बच्चे करेगा, आज मैं पायलट नहीं बन पाया तो कुछ भी करके मेरे बेटे को मैं पायलट बनाऊंगा। अब भाई बेटे को पायलट नहीं बनना है, राइट? बेटे को बिजनेस करना है। तो इसी तरह से अगर हमने खुद का अपना सॉल्व नहीं किए प्रॉब्लम्स, तो जब बच्चा आता है तो कई बार वो बच्चा भी उसको देखता है, उसको एब्सॉर्ब करता है, और फिर वो, तो रिसर्च ये कहता है कि जो ट्रॉमा है, ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो बचपन के प्रतिकूल अनुभव, जो हम चाइल्डहुड ट्रॉमा को हिंदी में कहते हैं, ये बचपन के प्रतिकूल अनुभव एक पीढ़ी तक रुकते नहीं हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, पास ऑन होते रहते हैं। सिर्फ जीन्स में नहीं, बिहेवियर में, बर्ताव में, वातावरण में। तो इसीलिए बच्चा लाने से पहले माँ बाप को थोड़ा सा अपने आप को संभालना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सोचा बच्चा आ गया। तो भगवान बनने से पहले थोड़ा सा इंसान बन लेते हैं ठीक ठाक। आई डोंट थिंक आजकल के बच्चे कोई भी अपने पेरेंट्स को भगवान की तरह देखते हैं। उनको ज़बरदस्ती बोलते हैं शायद कि भाई भगवान की तरह देखो, पर वो अंदर से कोई देखता नहीं है ऐसे। एट द मोस्ट वो प्रिटेंड करेंगे, एक्टिंग कर लेंगे कि हाँ भाई। बट आजकल की जनरेशन जेन ज़ी बड़ी स्मार्ट है, वो सब समझते हैं, बहुत कैलकुलेटिव है। नहीं कैलकुलेटिव तो अभी नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा, दे आर वेरी स्मार्ट। क्योंकि मैं उनके दोनों पास, तरफ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, उनके पास रिसोर्सेज बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, जानकारी बहुत है। इनका ब्रेन भी हमारे से अलग है, क्योंकि ये बचपन से ही स्मार्टफोन से पैदा हुए हैं, तो इनकी वायरिंग ही अलग है। हम एक अलग ही स्पीशीज़ तो नहीं कहूँगी, बट एक अलग ही उसके साथ डील कर रहे हैं, माइंडसेट और ब्रेन के साथ। तो पहले के तरीके कैसे काम आएंगे? अगर आप ने आईफोन लिया और आप वो नोकिया बटन वाले फ़ोन वाली टेक्नोलॉजी और वो मेथड अप्लाई करोगे तो आईफोन में कैसे चलेगा? बस वही बात है। मैम, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ज़रा भुनाता हूँ अब। हाँ जी। हम लोग एक 2 साल के बच्चे के पेरेंट्स हैं। हाँ। अब दिमाग में जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है बच्चा, वैसे वैसे प्लान्स बनते जा रहे हैं। कौन से स्कूल में डालेंगे, ट्यूशन लगवा दें क्या, या कोई एक्टिविटी सेंटर में डाल दें क्या, या प्ले ग्रुप में डाल दें क्या? क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चे अपने जैसे बच्चों के बीच में रहते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आप जल्दी से अब आप उनके लिए स्कूल ढूंढना शुरू कर दो। तो आई वॉज थिंकिंग कि अभी तो वो पैदा हुआ था, अभी बस कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही मतलब आई मीन 2 साल पहले मान लीजिए, इतनी जल्दी स्कूल, इस पर आपका क्या टेक है? हाँ, तो देखिए रिसर्च भी ये बताता है कि भाई बच्चों के शुरू के जो साल है, 8 साल तक बच्चे का ब्रेन मैक्सिमम डेवलप होता है अलग अलग तरीके से। अभी ये ब्रेन का जब सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट तब होगा जब बच्चा अलग अलग अनुभव करेगा, अलग अलग वातावरणों में जाएगा, अलग लोगों से मिलेगा, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करेगा। पर जब हम इतनी छोटी उम्र में बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं तो एक ही जगह बैठो, एक ही जगह चीज़ों से पढ़ो, एक ही रिजीम फॉलो करो, तो उससे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो एक तरफा हो जाता है, वो रेजिमेंटेड हो जाता है। वो क्रिएटिविटी जो होती है बच्चों को हटके कुछ सोचने की, बच्चे का जो माइंड ओपन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये भी मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स का, समाज का प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आज मैंने मेरे बच्चे को 6 साल तक कहीं डाला ही नहीं और फिर स्कूल एडमिशन में गई और बाकी सब बच्चे 2 साल की उम्र से टेबल्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे को तो एडमिशन मिलने ही वाला नहीं। तो समाज का ये प्रॉब्लम हो रखा है कि बच्चे को छोटी छोटी उम्र में, मतलब 2-2.5 साल की उम्र से पेरेंट्स लगे रहते हैं, इसको मैथ सिखाओ, इसको इंग्लिश सिखाओ, इसको पब्लिक स्पीकिंग सिखाओ, ड्राइंग कराओ, जो भी है। तो इसकी वजह से बच्चों का जो खुद का एक
अंदर से मोटिवेशन होता है, क्रिएटिविटी होता है, उनका जो क्यूरियोसिटी होता है, बचपना होता है, वो सारा खत्म हो जाता है। और ये बच्चे फिर 12-15 साल की उम्र में तो अडल्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं। और फिर इतनी छोटी उम्र से जब वो पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं तो बाय द टाइम उनके वो लोग 15-18 साल के हो गए, वो बर्नआउट हो जाते हैं, वो भी पढ़ना ही नहीं चाहते, उनकी दिमाग थक गया होता है। तो मेरे हिसाब से जितने बच्चे, हमारे सोसाइटी को, हमारे गवर्नमेंट को ये कुछ करना चाहिए कि बच्चे को 6, 7 या 8 साल की उम्र तक मिनिमम स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, मैक्सिमम उनका क्रिएटिव डेवलपमेंट होना चाहिए। जो एडवांस देश हैं, हम देख रहे हैं यूरोप में, जो नॉर्वे है, स्वीडन है, एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हेल्थ भी सबकी अच्छी, वहाँ पे बच्चों को 8 साल तक वो लोग स्ट्रक्चर्ड स्कूल में नहीं डालते। बच्चे बाहर जाते हैं, इन जंगलों में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बच्चे गंदे होते हैं, गिरते हैं, लगता है उनको, दोस्तों के साथ खेलते हैं, प्लेग्राउंड में स्पोर्ट्स खेलते हैं, जानवरों के साथ खेलते कूदते, तो उनका पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। अब यही बच्चा यहाँ इंडिया की सिस्टम में आता है, 2.5 साल की उम्र से वो ट्यूशन लगा लेते हैं, स्कूल जाता है, तो उसका दिमाग वो जो पूरा खुलना चाहिए वो नहीं खुल जाता है। यही प्रॉब्लम है। तो ये चेंज लाना, पर मैं ये समझती हूँ क्योंकि पेरेंट्स को भी प्रेशर है। आजकल प्ले स्कूल, डे केयर, मतलब 2-2.5 साल की उम्र से बच्चे जाते हैं, और बच्चे ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दिया, अभी 2-4 बार डांस कर लिया तो भी अरे इसको डांस का शौक है, डांस क्लास में डाल दो। बच्चे ने कुछ फुटबॉल खेल लिया, चलो फुटबॉल में डाल दो। अभी फुटबॉल में डालने से तो बात खत्म नहीं होती है, फिर माँ बाप लगे रहते हैं कि अभी फुटबॉल में अभी ये वो कब करेगा, वो अभी वो इसने गोल क्यों नहीं किया, अभी गोलकीपर कब बनेगा, अभी नेक्स्ट मैच में इसको कैसे लेंगे, फिर वो लगे रहते हैं बच्चों पे। तो बच्चे का बेचारे का 2 साल में तो फुटबॉल का, डांस का, सबका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो छोटी उम्र में बच्चा जितना मेरे हिसाब से एक्सप्लोर करे दुनिया को, अलग अलग चीज़ें टेस्ट करे, खाए, पकड़े, खेले, सुने, अलग अलग लोगों से मिले, उसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, वही होना चाहिए। वाह मैम, ये चलिए, ये तो आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि सोशल प्रेशर एक बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। लेकिन इसके बाद भी, जैसे इंटरेस्ट की बात की आपने, हॉबीज़ की बात की, तो कई बार बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखाता है कि मुझे फुटबॉल खेलना है या मुझे पेंटिंग करनी है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी उनके लिए बड़ी अच्छी खासी प्लानिंग कर लेते हैं उनका टाइम ऑक्यूपाई करने के लिए, कि आप सुबह उठेंगे तो पहले आप इस क्लास जाएंगे, फिर आप ट्यूशन जाएंगे, फिर आप लौटेंगे, फिर आप अपने स्कूल जाएंगे, फिर जब आप स्कूल से लौटेंगे तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आप इस क्लास जाएंगे, ट्यूसडे, ये ऐसे प्लान हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो इसका कितना असर पड़ता है बच्चे पर? क्या वो क्रिएटिव हो पाता है, या दोनों ही एस्पेक्ट्स? इसमें भी पेरेंट्स के प्रेशर होते ही हैं, क्योंकि पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा, मैं खुद, मेरे जब बच्चे बड़े तो मुझे पता है कि बस स्टॉप पे जब मिलते तो सब मदर्स डिस्कस करती, मेरा बेटा ये क्लास में जाता है, मेरा बेटा तो ये 3 दिन। तो बच्चे आजकल फ्री नहीं होते खेलने के लिए। पहले जैसे हम छोटे थे तो नीचे चले जाते थे, राइट, जो भी बच्चे मिले उधर सब 2-4 घंटा प्यार से सब खेलते थे, अंधेरे तक। हाँ, सबके मम्मी पापा चिल्लाएंगे 10 बार, फिर तो कोई स्ट्रक्चर्ड प्ले नहीं था। आजकल खेलने के लिए भी मम्मियाँ डिसाइड करती है, टाइम अरेंज करती है, जगह अरेंज करती है, फिर खेलने जाते हैं। तो बहुत ही अननेचुरल, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बन रहा है। तो बच्चे भी इसकी वजह से फिर छोटी उम्र से स्ट्रेस में आने लगते हैं, क्योंकि उनको भी क्या है, कोई फ्रीडम नहीं मिलता। जैसे आज बच्चे को मन हुआ कि आज मुझे कहीं नहीं जाना, बस आज मुझे बड़े बड़े दीवार को देखना है, अपनी दुनिया में डे ड्रीमिंग करना है। बच्चों को चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि माँ बाप ने लगा रखा है टाइम टू टाइम, बैक टू बैक, इस एक्टिविटी वो एक्टिविटी वो एक्टिविटी। शुरू में अच्छा लगता है, पर बच्चे भी आजकल, उनका इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों की सिस्टम डिज़ाइन नहीं होती इसके लिए कि आप कॉर्पोरेट लाइफ की तरह जियो। बचपन, आजकल बच्चों की लाइफ कॉर्पोरेट लाइफ की तरह हो गई है। सुबह उठो, टाइम टू टाइम खाओ, जाओ, फिर घर आके ये क्लास भरो, वो क्लास भरो, टाइम टू टाइम सो जाओ। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा फ्रीडम, कि वो कभी कुछ करे, कभी कुछ और करे। ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो आजकल बच्चे लग तो रहे हैं बाहर से बड़े स्मार्ट, बड़े, पर अंदर से बहुत उनके सिस्टम में तनाव हो रहा है, क्योंकि उनको कोई फ्रीडम ही नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स लगे रहते हैं। अभी पेरेंट्स की मजबूरी होती है, अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं तो उनको लगता है कि बच्चा घर पे बैठ के टीवी देखे या फ़ोन खेले, उससे तो अच्छा है कि भाई क्लास में जाए, कुछ एक्टिविटी करे। पर क्या बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है? अभी जैसे मेरे बच्चे को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने उसको 1-2 बार क्लास में भेजा, पर क्लास में उसको बताते थे कि ऐसे ही पेड़ होना चाहिए,
हरे ही रंग का पेड़ होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तो उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही थी, तो मैंने बंद कर दिया उसका आर्ट क्लास। उसने कभी आर्ट क्लास में वो गया ही नहीं, और फिर वो सीधा डिजाइन कॉलेज में गया, वहाँ इतना अच्छा कर रहा है बिकॉज उसकी क्रिएटिव, उसका माइंड एकदम ओपन हो गया है। अभी वही चीज अगर वो 10 साल क्लास में करता तो उसको जो अलग सोचने की क्षमता है, पेड़ ऐसा ही होता है। हाँ पेड़ ऐसा ही होता है, पौधा फूल ऐसा ही होता है, आसमान ऐसा ही होना चाहिए, यही कलर का। तो क्रिएटिविटी बच्चों की खत्म हो रही है हर चीज में, बच्चे मशीन की तरह पेरेंट्स पाल रहे हैं। तो मैंने ये किया था, फिर बाद में जब उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ा, उसे खुद बोला कि अब मुझे क्लास में जाना है टू लर्न द टेक्निकल थिंग्स, जो टेक्निकल चीजें चाहिए। पर क्रिएटिविटी उसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसको बचपन में ऐसा हमने कभी क्रिएटिविटी जो दबाए ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी, चाहे वो कितना भी इंटरेस्ट दिखा रहा हो, तो तुम आपको अपने मतलब- आप करो। जी, तो आपको मतलब है मैम कि ये जो हॉबीज हैं इनमें भी बफर रखना चाहिए उनके लिए। 100% रखना चाहिए। और देखिए ये भी है कि हर बच्चा हर चीज में ग्रैंड मास्टर नहीं बनेगा। राइट। मेरे दोनों बच्चों में फर्क है। जैसे मेरी बेटी कोई भी चीज, डांस बहुत इंटरेस्ट आया, डांस 2-3 साल किया, फिर चला गया इंटरेस्ट, फिर उसने कुछ और सीखा, फिर उसमें इंटरेस्ट चला गया, गाना सीखा। तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ने एक चीज में इंटरेस्ट दिखाया तो मतलब वो उसमें सबसे आगे निकल आए, वो 10 साल तक वही एक्टिविटी करे, ऐसा नहीं होता है। सब बच्चे ऐसे नहीं होते। एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसको चेस खेलना है तो वो ग्रैंड मास्टर लेवल तक जाएगा, पर दूसरे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आज चेस में इंटरेस्ट आ गया, 2 साल बाद चेस उनको पसंद ही नहीं है, कुछ और खेलना है। तो ये भी नॉर्मल है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि ये बच्चे हर चीज ट्राई करने में उनको हु सेज के बच्चे को कोई चीज फिक्सेटेड रहनी चाहिए। लाइफ में कोई भी उम्र में कर सकता है। मैंने बीकॉम किया, एमबीए किया है, अब मैं साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि कुछ आपने छोटी उम्र में कुछ डिसाइड किया तो लाइफ लॉन्ग वही करना है, कभी भी चेंज हो सकता है। क्योंकि लॉजिक यही दिया जाता है अक्सर कि आप बजाय 10 चीज़ों पर फोकस करने के एक ही चीज़ पर फोकस कराओ बच्चे से, क्योंकि आपने तो नहीं किया है। जाहिर सी बात है पेरेंट्स के पीछे अपने बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं कि ओफ काश मैंने ये कर लिया होता। तो वो चीज़ें वो बच्चों पर डाल देते हैं कि अब मेरा बच्चा जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में ग्रो करेगा। देखिए वो इरादा अच्छा है। अगर आपका बच्चा खुद चाहता है कि मैं आज नेशनल लेवल क्रिकेट खेलूं या मैं फुटबॉल प्लेयर बनूं, तो बच्चे को ये भी पता होना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि इसमें क्या क्या लगेगा, क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। पर सब बच्चों को वो नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चों को एक्सप्लोर करना होता है कि यार फुटबॉल खेल के देखते हैं, चल फिर फुटबॉल नहीं मज़ा आया, चल कुछ और करके देखते। तो ये भी नॉर्मल है। मतलब हमें प्रोडक्शन कंपनी नहीं खोली है कि हम बच्चों को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करें कि यार एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट, फुटबॉलर बनाया, हाँ मतलब वो एंड प्रोडक्ट मेरा मतलब ऐसे निकलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे अगर आपका बच्चा, हाँ ज़रूर, अगर आपका बच्चा चाहे कि मुझे इसमें करियर बनानी है तो ज़रूर उसको प्रोत्साहित कीजिए। बच्चे के साथ मिल के बात कीजिए कि क्या हम आपको किस तरह से सपोर्ट करें, आप बताओ। तो बच्चा अगर ये चाहता है कि वो बने तो प्लीज़ 100% करना चाहिए। पर बच्चों पे प्रेशर के मेरी इच्छा है कि तुम ये बनो, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे में एक क्षमता है और तुम ये कर सकती हो, ये कहना अच्छी बात है, पर अगर इससे बच्चे को प्रेशर डालते हो तो बच्चा नहीं कर पाएगा। बेहतर है कि बच्चे से बात की जाए, थोड़ा उसके हाँ, मन को समझाया और जाए। बच्चे का टेस्ट बदलता रहेगा। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि इंसान बदलते रहते हैं ना, कपल्स भी बदलते रहते हैं। हर अनुभव के साथ हमारा ब्रेन बदलता है, हमारी ब्रेन की वायरिंग बदलती है, तो बच्चे भी बदलते रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके बच्चे ने 5 साल की उम्र में जो इंटरेस्ट दिखाया वो 10 साल में वो इंटरेस्ट रहेगा। राइट। ये होता रहता है, इट्स फाइन। जितनी आपकी क्षमता है आप बच्चे को उतना एक्सपोजर दीजिए। बाद में बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। मेरे हिसाब से जो भी बच्चा करना चाहे करवाइए, जितनी क्षमता है उस हिसाब से, और फिर देखिए बच्चे को क्या करना है। शर्त नहीं कि अभी इसमें क्लास भरवाया है तो इसमें तेरे को फर्स्ट ही आना है। फिर जैसे ही प्रेशर आता है उसमें इंटरेस्ट चला जाता है। अच्छा, जैसे ही प्रेशर आता है इंटरेस्ट चला चला जाता है। किसी का भी होगा ना। आज अगर मैं मेरे पैशन से काम कर रही हूँ, पॉडकास्ट में जा रही हूँ, पर आप आज मेरे किसी ने गन पॉइंट पे प्रेशर डाला कि आपको हर रोज एक पॉडकास्ट करना है, बोलना ही है, यही करना है, तो एट सम पॉइंट मैं कहूँगी बस भाई अभी नहीं करना है यार, छोड़ो अभी कुछ और करना। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हाँ, लेकिन इसको पेरेंट्स के नज़रिए से देखें तो थोड़ा बच्चों और पेरेंट्स दोनों की लाइफ आसान हो जाएगी। हाँ, मतलब मैं तो कहती हूँ थोड़ा रिलैक्स पेरेंटिंग रखना है और बैलेंस। रिलैक्स्ड और बैलेंस यही 2 मंत्र है। जब पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग जर्नी एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं पेरेंट्स होने के,
जो मैं नहीं, मेरा रिग्रेट है कि मैंने नहीं किया। मैं वो परफेक्ट पेरेंट बनने की मैंने मेरे पहले बच्चे के साथ कोशिश की और गलती भी की कि हर चीज़ सही करना है, मतलब उसको पढ़ाना लिखाना बराबर से, उसको हेल्दी फूड खिलाना है, उसको ये जैसे आपने कहा, वो मैंने गलती की है। तो उस प्रोसेस में मैं उसका बचपन नहीं एंजॉय कर पाई। फिर मेरे दूसरे बेटे के साथ मैंने गलती नहीं की तो उसका बचपन में एंजॉय कर पाई। तो पेरेंट्स को कहूँगी कि एंजॉय भी कीजिए पेरेंटिंग जर्नी। इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट, ये कोई आपका डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको परफेक्शन के आपको ग्रेड दिया जाएगा, स्कोर दिया जाएगा, आपका प्रमोशन होगा। ये बच्चा है, एंजॉय कीजिए और बैलेंस रखिए हर चीज़ में, बस यही बात है। मैम ये तो हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की अभी। लेट्स टॉक अबाउट सम डार्क ट्रूथ्स। हाँ, जो पेरेंटिंग के दौरान ऐसा क्या क्या होता है जो बच्चे की मेंटल ग्रोथ को रोकता है या उस पर बुरा असर डालता है? ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं अक्सर? हाँ, तो दुनिया भर में पिछले 30 साल में बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च हुआ है जिसको बोलते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या बचपन के प्रतिकूल अनुभव। और दुख की बात ये कि सबसे ज़्यादा रिसर्च इंडिया के बाहर हुआ है। इंडिया में बहुत कम रिसर्च हुआ है। जब मैंने मेरी पीएचडी शुरू की थी 2019 में, तो इंडिया में से हार्डली 3-4 पेपर थे, बाहर 100 से ज़्यादा पेपर्स हैं। और ये सारा रिसर्च यही कहता है कि बच्चा जो पैदा होने के बाद 18 साल की उम्र में जो भी वो अनुभव करता है, या डायरेक्ट अनुभव करता हो या वातावरण में जो उसका अनुभव होता है, उसकी डायरेक्ट असर उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे होती है, उसकी बिहेवियर पे होती है, उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी होती है। फिजिकल हेल्थ पे भी होती है। तो जिन बच्चों ने ज़्यादा बचपन के प्रतिकूल अनुभव महसूस किए हैं, जैसे फिजिकल अब्यूज़ हैं जिसको हम बोलते हैं शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण जिसको बोलते हैं, इमोशनल अब्यूज़ बोलते हैं, जिन्होंने घर में बहुत सारा वायलेंस देखा है, माँ बाप झगड़ते हैं, लड़ते हैं, घर में पेरेंट्स शराब पीते हैं या बहुत गाली गलौज करते हैं, बचपन में इन बच्चों ने बुलिंग अनुभव किया, जैसे स्कूल में उनको मोटू, छोटू, कालू, कल्लू ऐसा बुलाते हैं, या उनको आइसोलेट किया जाता है, जैसे फैमिली में, परिवारों में इसको अकेला रख दिया जाता है, कोई उसको ध्यान नहीं देता। तो ये सारे बचपन के अनुभव ऐसे 16 रिसर्च के हिसाब से होते हैं। ये अगर ज़्यादा है तो इन बच्चों में शारीरिक प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, क्रोनिक स्ट्रेस, इनका सिस्टम स्ट्रेस में रहता है हमेशा, और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होती हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये बच्चे क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ भी ज़्यादा जाते हैं। ये बच्चे हाई रिस्क बिहेवियर्स करने के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे कि शराब पी के गाड़ी चलाना या अनसेफ सेक्स करना, ड्रग्स लेना। ये बच्चों को एडिक्शन के लिए भी इनकी ज़्यादा रिस्क इनका होता है। और ये जो बचपन के प्रतिकूल अनुभव है, इससे इनकी साइकोलॉजी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और रिसर्च तो ये कहता है कि ये बच्चे जब पेरेंट्स बनते हैं तो इनके पेरेंटिंग स्टाइल पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो 0 से 18 की उम्र बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि तब सबसे ज़्यादा आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और ब्रेन का रिस्ट्रक्चरिंग होता है। तो अगर ये अनुभव अच्छे रहे हों तो आप एज एन अडल्ट स्वस्थ होते हो, आपकी सेहत अच्छी होती है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, आप भावनात्मक तौर पे भी आप स्ट्रांग बनते हो। पर अगर ये समय में अगर आपने बहुत ही घाव झेले हैं, शारीरिक घाव, मानसिक घाव, जिसको हम ट्रॉमा बोलते हैं, तो ब्रेन डेवलपमेंट भी अलग हो जाता है। तो ये बच्चे हर ब्रेन का सेंटर अलग तरीके से डेवलप होता है, ये रिसर्च कहता है, न्यूरोसाइंस का। मैं इसको ज़रा कैटेगराइज करना चाहूँगा मैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे के लुक्स पे सबसे पहले कमेंट किया जाता है, और कई बार अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ही कर देते हैं ऐसा। हाँ। कि जैसे रंग अगर सांवला है, हाइट अगर छोटी है, या वो यहाँ आजकल के दौर के जो ब्यूटीफुल या खूबसूरत दिखने वालों में से नहीं है, तो पता नहीं क्यों वो भेदभाव घर से ही शुरू हो जाता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली भगवान न करे कि अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी है, तब तो उसने गुनाह कर दिया। हाँ। तो ये बच्चों को फिर खुद के ऊपर बहुत शर्मिंदगी होती है, उनको टॉक्सिक शेम जिसको बोलते हैं, उनको लगता है कि मैं बेकार हूँ, मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। वो ये नहीं देख पाते कि ये मेरा स्किन खराब है, या मेरा नाक सही नहीं है, या मेरा बॉडी सही नहीं है। उनको लगता है कि मैं खुद ही सही नहीं हूँ,
तो इसको हम टॉक्सिक शेम बोलते हैं, जिसको ऐसा लगता है कि मेरा खुद का, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग ही मैं फ्लॉड हूँ, मेरे में कुछ गलत है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसके घाव जो है वो मार पिटाई से भी ज़्यादा गहरे जाते हैं, जो हम बोलते हैं टॉक्सिक शेम के और इमोशनल अब्यूज़ के। वो बच्चे इमोशनल अब्यूज़, मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगी, भावनात्मक शोषण जिसको बोलते हैं, हमारे समाज में इसको ज़्यादा पहचानते नहीं हैं। हाँ, ये सब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये सब जानते हैं कि बच्चों को चलो मारना पीटना नहीं चाहिए। पहले तो बेल्ट वेल्ट से मारते थे, अभी आजकल पेरेंट्स समझ रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए। यौन शोषण भी समझते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ भी समझते हैं। बट इमोशनल अब्यूज़ जो है वो पेरेंट्स समझते हैं कि वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चों को इमोशनल अब्यूज़ करना। पहले तो वो समझते नहीं कि अब्यूज़ क्या है। मैं एक्चुअली ये मानती हूँ कि माँ बाप जो भी करते हैं उनके इरादे हमेशा अच्छे ही होते हैं। माँ बाप का कभी इरादा गलत नहीं होता, पर तरीके गलत होते हैं। समझ रहे हो? तो इमोशनल अब्यूज़ किसको बोलते हैं कि जब आप हमेशा बच्चे को, जैसे आपने कहा ना, टोकते रहते हो कि यार तुम ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम सही नहीं हो, तुम बोलते ठीक से नहीं हो, तुम्हारी बहन कितनी स्मार्ट है, तुम कितने डफर हो, तुमको मैथ्स नहीं आती, देखो तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुमसे शादी कौन करेगा, तुम इतनी छोटी हो या तुम इतने मोटे हो, कुछ अपना ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा मिठाई मत खाओ। तो ये एक हेल्दी तरीका होता है बच्चों को कुछ कहने का। बट जब ये हद से ज़्यादा हो जाता है, जब आप उनको जलील करते हो लोगों के सामने, जैसे रिश्तेदारों बैठे और बोले अरे देखो हमारा प्रिंस आया है, चलो दिखाओ अपनी मार्कशीट, कितने मार्क्स लाए हो, पता है कि बेचारा बच्चा फेल हुआ है, लोगों के सामने जलील करना, टॉन्ट मारना, उनको डराना धमकाना। चाहे आपने उनको कभी मारा पीटा नहीं है, पर हमेशा डराया है, तुमने खाया नहीं तो मैं भाग चली जाऊंगी, तुम्हारी वजह से हमारे में लड़ाई होती है, देखो पापा हमेशा मुझे डांटते हैं तुम्हारी वजह से। बच्चे को ब्लैकमेल करना, बच्चे को हर बात पे डराना कि मैं अभी कूद जाऊंगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तुम मार्क्स नहीं लाए तो मैं 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाऊंगी। तो डराना, धमकाना, इनको ब्लैकमेल करना, इनको कंपेयर करना हर बार कि देखो तुम्हारा भाई देखो फर्स्ट आता है और तुम्हारा तो इतना डफर है, तो मार्क्स ही तुम नहीं ला पाता है, या तो देखो तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, अपने माँ बाप को कितनी अच्छी तरह से माँ बाप से बात करता है, तुम्हें तो तमीज़ ही नहीं है बात करने की। तो कॉन्स्टेंट कंपेयर करना। कई बार माँ बाप के झगड़ों में वो लोग बच्चों को ले आते हैं बीच में सॉल्व करने के लिए, साइड लेने के लिए जी। तो ये सारे, इसको इमोशनल अब्यूज़ कहते हैं, भावनात्मक शोषण। तो इसके घाव आपको दिखेंगे नहीं शरीर पे, पर इसके घाव सीधे साइकोलॉजी पे, मन पे, आत्मा पे पड़ते हैं। और ये सारी चीज़ें करने से लॉन्ग टर्म बच्चों में बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं, जैसे डिप्रेशन है, आत्मविश्वास की कमी है, लो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स है, खुद को काटना, खुद को हार्म करना, आत्महत्या करना, या तो फिर गलत रिश्तों में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करना, शादी में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, ये सारा इसके साथ जुड़ा है। तो इमोशनल अब्यूज़ और निगलेक्ट, आज रिसर्च ये कहता है कि ये सबसे खतरनाक है। माँ बाप नहीं समझते, फिर उनको ये लगता है कि मेरा बच्चा मेरे से दूर क्यों जा रहा है। पर भाई आप बच्चे के साथ, अगर बच्चे को आपने 2 बात अच्छी कही नहीं है दिन भर में, आपने बच्चे को अगर हमेशा ही टोका है, डराया है, धमकाया है, तो बच्चा कैसे आपके साथ आएगा। फिर माँ बाप जब उनको गलती पता चलती है तो बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि तब तक फाइल्स बन चुकी होती है। और ये भी है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब बच्चे को हर बार आप तारीफ ही करो, समझ रहे हो। माँ बाप कई बार ना मेरी ये रील्स या वीडियो सुन के फिर ये कहते हैं कि अभी सब बच्चे को अभी सर पे बिठा के रखो, उसको तारीफ करो। नहीं, ऐसा भी नहीं कहते, पर हर एक चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। हाँ, बच्चों को सुधारना चाहिए, बच्चा गलती कर रहा है तो ज़रूर कहना चाहिए, पर उसको बच्चे के कैरेक्टर के साथ नहीं जोड़ना चाहिए कि तू ही ऐसा है। इसको डिस्कस करके सॉल्व करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये गलत है, पर तुम गलत हो ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुमने जो किया वो गलत है। कितना फ़र्क है दोनों में? बहुत फ़र्क है, बहुत ही फ़र्क है। बच्चे को जब क्लास के सामने जलील किया जाता है, टीचर्स भी बहुत करती हैं, ऐसा खड़ा करते हैं, फिर पूरा क्लास हंसता है। बच्चे, अभी हमें तो लगता है कि चलो 1-2 बार हो गया, पर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं 40-50 साल के, जिनको अभी भी वो चीज़ इतनी ज़्यादा याद है, और वो याद करके भी उनके बॉडी में एंजाइटी, पैनिक होना शुरू हो जाता है। मतलब बॉडी में वो फाइल्स रहती हैं, वो अनुभव बॉडी में रहता है और वो कहीं नहीं जाता है। जी मैम, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। हाँ, और हमें लगता है, जैसे हमारे पास एक बंदा आया था, उसको टीचर क्या करती थी पता है, क्लास के सामने खड़ा करेंगी और सब लड़कियों को बोलेगी इसको थप्पड़ मारो। अभी उसको बड़े होके उसको लड़कियों से ही डर लगता है, उसकी बीवी से डर लगता है, बच्चों से। मतलब कभी भी कोई फीमेल हो गई तो फीमेल थेरेपिस्ट में के सामने भी वो उसको एंजाइटी होने लगती है, क्योंकि दिमाग में वो लॉजिकल माइंड समझता है कि ये तो बचपन की बात है, पर बॉडी में वो प्रोग्राम्स अभी भी हैं और ये लाइफ टाइम रहते हैं।
मैम अगर ये बहुत ही अग्रेशन वाली रिलेशनशिप में मतलब बच्चों ने विटनेस की है हाँ हाँ अपने माँ बाप की, हाँ खासकर बाप से माँ का पीटा जाना, हाँ 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 फिजिकल अब्यूज, हाँ हाँ तो ऐसा भी होता है क्या कि वो बच्चा बड़ा होकर काइंड ऑफ वैसा ही बिहेव करे या उसके अपोजिट वो दोनों चीज़ें होती हैं। हाँ, हाँ दोनों चीज़ें होती हैं। जी। पहले तो जब बच्चे माँ बाप को मारपीट करते हुए देखते हैं तो उनके अंदर हम जो बोलते हैं, सब बच्चों में नहीं पर काफ़ी बच्चों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD बोलते हैं, उनको वो होता है जब बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा है कि माँ के सर से खून निकल रहा है, माँ की चीखें। तो PTSD मतलब वो एक मेंटल हेल्थ इशू कहते हैं कि वो 30-40 साल के बाद भी उनको वो आवाज़ों से, वो विजन से, वो इमेजेस से उनको ट्रिगर होने लगते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है। कहीं पिक्चर में भी अगर देखा किसी का ऐसा, या माँ जैसी आवाज़ कोई चीख रहा है तो उनको उससे ट्रिगर हो जाता है। तो PTSD एक अलग चीज़ है। बट डोमेस्टिक वायलेंस जो बच्चे देखते हैं उनमें एक तो PTSD होता है, दूसरा उनमें बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी और फियर बचपन से रहती है, क्योंकि उनको हर बार लगता है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। तो कॉन्स्टेंटली उनका बॉडी एक क्रोनिक स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजिकल तौर पे दोनों चीज़ें हो सकती, एक तो वो देख देख के इतनी फाइल्स बन गई हैं मार पिटाई की कि वो ना चाहते हुए भी बड़े होके अपने बीवी या बच्चों पे हाथ उठाने लगते हैं, और फिर उठा के बाद 5 मिनट बाद उनको लगता है कि अरे नहीं करना चाहिए था, पर वो इतना ऑटोमेटिक प्रोग्राम बन गया है क्योंकि उन्होंने 50-100 बार ये देखा है, तो उनसे हाथ उठ ही जाता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, माइंड का नहीं। दूसरा उससे बिल्कुल अलग होता है कि जैसे मेरे पापा ऐसा करते तो मैं तो ऐसा करूंगा ही नहीं। इसका मतलब ये कि मैं जहां पे मुझे बोलना है वो भी नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं बिल्कुल उससे पोलराइज्ड ऑपोजिट हो जाऊंगा। जैसे मेरे पापा शराब पीते तो मैं अभी शराब को टच भी नहीं करूंगा, शराब पीने वाले लोगों से भी दोस्ती नहीं करूंगा, मतलब एक दूसरा एक्सट्रीम हो जाता है। तो ये लोग फिर क्या होते हैं कि फिर वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं, और फिर वो अनफॉर्चुनेटली वो पापा जैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जो उनको वैसी ही ट्रीटमेंट देता है। तो इस तरह से जब तक हम हमारे अंदर के ये सारे जो प्रोग्राम्स उसको रिजॉल्व ना करें तो ये ट्रिगर करते ही हैं हमें। ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं जो क्लाइंट कहते हैं कि मैंने मेरे बच्चे पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैं इतना प्यार से रखती हूँ, पर मेरा 4 साल का बच्चा एक बार मेरे पीछे एक स्लीपर लेके भागा और मैंने क्या उसको पीटा। अब स्लीपर लेके 4 साल का बच्चा भागा, उसमें पिटने की क्या जरूरत है, आप लॉजिकली सोचोगे। पर ये जो माँ है उसने बचपन में अपने पिताजी को देखा था कि अपने वो मम्मी को स्लीपर से हर रोज मारते थे, तो वो स्लीपर एक ट्रिगर बन जाती है, तो सारी लॉजिक खिड़की के बाहर चली जाती है। तो वो ट्रिगर होते ही उनका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आने लगता है। तो बच्चे जब मार पिटाई देखते हैं, चाहे माँ बाप के बीच हो, चाहे अपने माँ बाप अपने भाई बहन को पीट रहे हो और बच्चा देख रहा हो, कोई भी वायलेंस बच्चा विटनेस करता है तो उससे बहुत ही गहरा असर पड़ता है, चाहे बच्चे के ऊपर कुछ ना किया हो। मैम आपने मेंटल अब्यूज को हाईलाइट किया कि फिजिकल और बाकी चीज़ें तो अब है ही कम है। हो गई, या हाँ, एज कंपेयर टू हाँ, पुराने हाँ, ज़माने हाँ, से कम हो गई है। ऐसा होता है क्या मैम कि सेक्सुअल अब्यूज जिन बच्चों के साथ होता है हाँ, वो कई बार अपने पेरेंट्स को वो बातें नहीं बता हाँ, पाते, एक चीज़। दूसरा, वो जब बड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो सेक्सुअलिटी होती है उस पर भी असर पड़ता है, हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ पर, उनकी मैरिड लाइफ पर असर पड़ता है। हाँ। तो बचपन में बच्चों को कैसे तैयार करें कि वो ऐसे इंसिडेंट्स अपने माँ बाप से शेयर करें? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। एक्चुअली पहले तो मैं कहूँगी कि सेक्सुअल अब्यूज़ या यौन शोषण के शिकार सिर्फ लड़कियाँ नहीं होती है, लड़के भी होते हैं। जी, मैं दोनों। हाँ, दोनों तरफ से होता है, और ज़्यादातर ये शिकार जो इनके करने वाले परिवार वाले होते हैं, हमने तो बहुत देखा है। जैसे घर में काम करने वाला हो, या फूफा जी, ताया जी, ताऊ जी, अंकल, मम्मी का फ्रेंड, पापा का फ्रेंड, ऐसे ही लोग करते हैं। और अगर हमें बच्चों को इसके बारे में पहले तो होने नहीं देना चाहिए, ये बात आनी नहीं चाहिए कि बच्चों को हो जाए उसके बाद माँ बाप को बताएं, अलग बातें होना। तो पेरेंट्स को 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि बच्चों को इसके बारे में अवेयर करना है। इसके बारे में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बुक्स भी हैं जो सेक्स एजुकेशन के बारे में अभी तो इंडिया में बहुत बातचीत हो रही है। बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में समझाना चाहिए कि भाई कौन कहाँ पे आपको टच कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर कोई यहाँ पे टच करे तो आपको मम्मी को आके बताना है या पापा को आके बताना है। तो बचपन से उनको इसके बारे में अवेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि
बच्चों को आप किसी के यहाँ छोड़ देते हो, हाँ। तो वहाँ पे बच्चा अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे वो थोड़ा ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को अकेले किसी रिश्तेदार के घर पे छोड़ दिया तो हमें जो बाहर से बहुत सेफ लोग लगते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सेफ हो। हमारे इतने क्लाइंट्स आते हैं जिनका सेक्सुअल अब्यूज उनके रिश्तेदारों ने ही किया है, जो सबसे क्लोज है फैमिली के, जो प्रोटेक्टर समझे, और इसीलिए वो लोग पेरेंट्स को नहीं कह पाते क्योंकि उनको ज़्यादातर पेरेंट्स मानते नहीं। अगर मानते भी है तो कहते तुम्हारी कोई गलती होगी, या तो फिर बोलते कभी तो बहुत टाइम हो गया भूल जाओ, नहीं भूल पाते। और इसकी वजह से इनका विश्वास टूट जाता है ऑपोजिट सेक्स पे। कई बार इसकी वजह से लड़कों में मैंने देखा है कि जब सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी कई बार बदल जाता है, उनकी खुद के स्पाउस के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी के इश्यूज होने लगते हैं, और उनको डर भी बहुत रहता है। और ऑफकोर्स सेक्सुअल अब्यूज़ का ओसीडी बिहेवियर्स के साथ भी रिलेटेड है। मतलब ये लोग फिर बड़े होके सब चीज़ें उनको साफ चाहिए, क्योंकि उनको तब इतना गंदा फील हुआ था, तो बड़े होके फिर वो लोग सब चीज़ें साफ रखना, मतलब वो कंपल्सिव बिहेवियर्स वाला हो जाता है। बट उनको सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब माँ बाप को कहते हैं और माँ बाप कुछ करते नहीं है इसके बारे में। बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जब माँ बाप कहते हैं कि अरे अभी तो 20 साल हो गए, अभी तुम क्यों, अभी क्या पॉइंट है, अभी छोड़ो, अभी उनके घर में शादी है तो जाओ, बुरा लगेगा। तो इससे बहुत गुस्सा, बहुत स्ट्रेस होता है। और इस सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बातचीत करनी चाहिए इस हद तक नहीं कि बच्चा पैरानॉइड हो जाए। मतलब ये ना हो कि कि बच्चा किसी के साथ जाए ही नहीं, सबको शक की नज़र से देखना। हाँ, जो मैंने देखा है कि जो मदर्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुई ना, वो अपने बच्चों को लेके बहुत पैरानॉइड हो जाती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो अभी बच्चे को कहीं पे भी, मतलब वो बच्चा किसी मेल रिश्तेदार के साथ गया तो उसके हाथ टेंस हो जाते हैं, तो बच्चे को वो अननोइंगली डर डाल देते हैं। इतना हद तक नहीं होना चाहिए, बट बच्चों को ज़रूर इसके बारे में वार्न करना, एजुकेट। और देखिए, अगर आप बच्चे के साथ कनेक्शन बनाए रखते हो तो बच्चा आपसे कुछ कहने में डरेगा नहीं। बच्चा आपको क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसको डरे कि मम्मी पापा मुझे डांटेंगे या मेरी गलती निकालेंगे। तो बच्चे के साथ अगर आपका कनेक्शन है तो बच्चा सब बताएगा। और ये भी होता है कि जिन्होंने ये अब्यूज़ किया है वो कई बार धमकाते हैं बच्चों को, वो डराते हैं कि मम्मी को मत बताना वरना मैं मम्मी से पिटवाऊंगा या मम्मी से ये करूंगा या वो जो भी, तो इसलिए नहीं कहते हैं। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चे बहुत छोटे हो तो अकेले किसी के घर पे, किसी के बेड पे सोना, मतलब बड़े रिश्तेदारों के साथ बच्चे को सुलाना, ये सब नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती है, इसलिए इसके बारे में मैंने वीडियोस बना के डाली हुई हैं कि भाई क्या ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। डेफिनेटली हम देखेंगे और हमारी ऑडियंस भी देखेगी। हाँ, ये छोटी सी चीज़ें हैं। मतलब हमें लगता है कि अरे इनके घर पे गए हैं, बच्ची खेल रही है, क्या है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बड़े कजिन्स के साथ अकेले मत छोड़ो, छोटी बच्ची है तो टीनेजर कजिन है, मत अकेला छोड़ो ना, कोई और रहो साथ में। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना बहुत, क्योंकि इससे हमने जो पहले एपिसोड में बात की, रिलेशनशिप में भी इफ़ेक्ट पड़ती है। क्योंकि जो सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम हुए उनके साथ दो चीज़ होती है, या तो सेक्सुअली शट डाउन हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं बहुत छोटी उम्र से। और लड़कों में जैसे मैंने कहा ओरिएंटेशन इश्यूज होने लगते हैं, तो ध्यान रखना है इसका। ये आप चाहे जेन जी की बात कर लीजिए या 90s के बाद आए हुए बच्चों की बात कर लीजिए, पहले शिकायत थी कि हम एक्सप्रेसिव नहीं हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द किड्स ऑफ 70s 80s। फिर ये शिकायत आने लगी कि अब हम ओवर एक्सप्रेसिव हैं, अब हम छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में एकदम टूट जाते हैं। तो ये जो इमोशनल जो क्या कहे उसे, मैं कहूँगा कि अस्थिरता है या इंस्टेबिलिटी है, ये भी क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा या इसी का कुछ एक पार्ट है? हाँ, तो देखिए, इमोशनली एक्सप्रेसिव होना ठीक बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवर एक्सप्रेसिव या अंडर एक्सप्रेसिव होना अलग बात है, पर इम्बैलेंस होना, ये जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम्स की वजह से टूट जाना, हाँ, वो एक प्रॉब्लम है। और ये इसमें बहुत अलग व्यूज़ हैं। जब कोई तकलीफ़ आती है तो हम उस तकलीफ़ को शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे किस तरह से उसको देखते हैं और उसका सोल्यूशन लाते हैं, उस पर डिटरमिन करता है कि हम सरवाइव हो पाएंगे कि नहीं हो। तो शारीरिक क्षमता भी होती है और मानसिक क्षमता होती है, राइट, जो हम चाहते हैं कि बच्चे डेवलप करें। शारीरिक क्षमता आजकल बच्चों में बहुत डेवलप हो रही है क्योंकि सब अच्छा खाना खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो शारीरिक रेजिलियंस है। इमोशनल रेजिलियंस की बात करें तो ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि बच्चे, जैसे आपने सही कहा कि बचपन के जो प्रतिकूल अनुभव होते हैं,
अगर बच्चों में वो ज़्यादा है तो बच्चे टॉक्सिक डर या टॉक्सिक शर्म से बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनको खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं परिस्थिति में निकल पाऊंगा, क्योंकि बचपन से उनको कहा गया कि तू कुछ कर ही नहीं सकता है, तेरे से कुछ होगा ही नहीं, लाओ मैं कर देता हूँ, तुम तो इसमें हो ठीक कर ही नहीं सकते हो, तुम तो इतने धीरे हो, तुम तो डफर हो। तो ये बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके दिमाग में आवाज़ आती रहती है कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, मैं तो उसमें से निकल ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए जो आत्मविश्वास चाहिए, कोई भी परिस्थिति से डील करेंगे, वो आत्मविश्वास नहीं बनता बच्चे का। तो बच्चे का आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ाएं? जब बचपन से ही बच्चों को प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। पेरेंट्स जब ओवर प्रोटेक्टिव बन जाते हैं, पेरेंट्स कूद पड़ते हैं बच्चों का हर प्रॉब्लम। बच्चे को प्रोजेक्ट दिया है, बच्चा बैठ के रो रहा है, प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, तो मम्मी बोलती है चल मैं करके देती हूँ। हाँ, Exactly. बच्चे ने दोस्त के साथ लड़ाई कर ली तो मम्मी कहती है चल मैं आपकी लड़ाई सॉल्व कर देती हूँ। हाँ, बच्चे तो पेरेंट्स अपनी प्रोटेक्टिवनेस की वजह से क्या हो रहा है, और पेरेंट्स होशियार भी बहुत हो रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, बच्चे से 2 स्टेप आगे चलते हैं। बच्चे को ना गिरने देते हैं, बच्चे को ना कोई दुख पहुंचने देते हैं, बच्चे को ना फेल होने देते हैं। तो जब बच्चा फेल नहीं होगा, गिरेगा नहीं, दुखी नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ों से कैसे निकलना है वो कैसे सीखेगा? उसके दिमाग में वो पाथवेज ही नहीं बने। अगर बच्चा 10 बार गिरा है तो 11वीं बार उठ के वो सीखेगा कि हाँ मैं कैसे उठ सकता हूँ, पर अगर बच्चा गिरा ही नहीं तो कहाँ से वो सीख आएगी? तो पेरेंट्स को अगर बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाना है, भावनात्मक तौर पे उनको स्थिर रखना है, उनको स्ट्रांग बनाना है, तो छोटे हैं तब से उनको खुद का काम खुद करने दो, उनको खुद के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने दो, उनको गिरने दो, कभी कभार फेल होने दो। माँ बाप को डर लगता है कि मेरा बेटा फेल हो गया तो अरे यार 5वीं क्लास में फेल हो गया तो क्या सीखेगा, उस पर ध्यान दो। तो जब बच्चों को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाते हैं, फिर ये भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आज रिसर्च ये कहता है कि बच्चों को अगर हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाना है तो बच्चों को उनका फ्रेंड सपोर्ट, सोशल सपोर्ट होना चाहिए। बच्चे के दोस्त होते हैं, बच्चों को सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो भी बच्चा परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है। लाइक एज अडल्ट्स भी हमें सोशल सपोर्ट चाहिए। वो सोशल सपोर्ट बच्चों में आजकल कम होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया पे, या तो बच्चों को जिंदगी पर उन्होंने बचपन में पढ़ाई लिखाई की है, ना उनको दोस्तियां बनने दी है, ना उनको खेलने कूदने दिया है। तो भावनात्मक तौर पे अगर बच्चों को स्ट्रांग बनाना है तो पहले तो उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बनाओ, उनकी हॉबीज एक्टिविटीज करके उनका माइंड क्रिएटिव बनाओ, माइंड ओपन बनाओ। तीसरा, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दो, उनको गिरने दो, उनको अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दो, और उनको भावनात्मक तौर पे तोड़ो मत कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तुम ये मत करो, वो मत करो। उनको आप जो वो अच्छा कर रहे हैं, जो वो सही कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। जो गलत कर रहा है उसको ज़रूर सुधारिए, पर पूरा टाइम आप सुधारते ही रहोगे तो उससे भी उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने से बच्चे में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। आजकल ये नहीं हो रही है क्योंकि बच्चे ज़्यादा ये टूटे हुए बच्चे होते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली माँ बापों ने प्रोजेक्ट की तरह बड़ा किया है, हर बार टोकते हैं, हर बार सुधारते रहते हैं, तो बच्चे को खुद कुछ करना आता ही नहीं है। एक चीज़ मैम, एक सवाल हमारी ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि वो अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी अभी बातें की उसमें आपकी रिसर्च, आपका एक्सपीरियंस, मेडिकली ब्रेन पर क्या असर पड़ता है चाइल्डहुड ट्रॉमा का? हाँ, तो ये जो ब्रेन का जो स्टडीज़, उसको हम न्यूरोसाइंस कहते हैं। तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक नया स्टडी फील्ड आया है जिसमें वो लोग अपने भावना या साइकोलॉजी का अपने ब्रेन डेवलपमेंट और अपनी नर्वस सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसकी स्टडी होती है। तो जब बचपन में बच्चे बहुत ही ज़्यादा तनाव में बड़े होते हैं, जैसे हमने अलग अलग चीज़ें की, घर का वातावरण हो, बच्चे को मारा पीटा गया हो, डांटा गया हो, घर में वायलेंस हो, तो इनके जो अलग ब्रेन के सेंटर्स हैं, उन जो बचपन से 18 साल में मैक्सिमम ब्रेन के सेंटर्स की डेवलपमेंट होती है। तो जो वातावरण बच्चे को दिया गया है उसका इम्पैक्ट ये ब्रेन के सेंटर्स किस तरह से डेवलप होते हैं उस पर पड़ता है। सबसे पहले जो इनका जो एमिगडाला बोलते हैं, जो ब्रेन का जो बेस है यहाँ पे, जो बच्चे को सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देता है, जिससे बच्चा लड़ता है, सर्वाइव होता है, वो क्या है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है स्ट्रेस की वजह से या बचपन के प्रतिकूल चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से। मतलब ये बच्चे बचपन से ये एक्सपेक्ट करते कभी कुछ गलत होगा, अभी कुछ होगा, अभी थप्पड़ आएगी, अभी मार पड़ेगी, अभी मम्मी पापा लड़ पड़ेंगे, अभी कोई ये कहेगा, अभी टीचर डांटेगी, अभी बच्चे मुझे करेंगे। तो कांस्टेंट फियर के स्ट्रेस, फियर या डर में रहने
के लिए वो आदी हो जाता है, वो ब्रेन सेंटर। तो वो बच्चे को हमेशा हाइपर एक्टिव रखता है। ये बच्चे को बचपन से हाइपर एक्टिव या ADHD का डायग्नोसिस दिया जाता है कि बच्चा आराम नहीं कर सकता, वो शांति से बैठ नहीं सकता एक जगह पे। इसका असर उसके काम में भी होगा, सब पे। फिर वो फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे बैठ के ध्यान देके वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो सो नहीं पाएगा ठीक से। वो हर बार वो बोलते ना, मैम मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, वो हाइपर एक्टिविटी वहां से होती है। दूसरा जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा है, वो 27 साल तक डेवलप होता रहता है। हाँ, तो वो हिस्सा वो है कि जो हमको हमारे इंपल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने देता है। वो हमारा लॉजिकल थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग है। आज मैंने जो किया उसकी असर 10 साल बाद क्या पड़ती है, वो फॉरवर्ड थिंकिंग देता है। वो ब्रेन सेंटर वो अंडर डेवलप रह जाता है। तो इंपल्सिव ब्रेन है बेस वाला, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। इंपल्स कंट्रोल करने वाला ब्रेन अंडर डेवलप हो जाता है। तो ये बच्चे बहुत ही इंपल्सिव होते हैं, बहुत ही जल्दी उनको ट्रिगर हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, चीज़ें फेंकते हैं, रोने लगते हैं। तो इजीली वो ट्रिगर हो और बहुत ही इंपल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं। और वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते कि आज मैंने जो किया उसकी आगे की असर क्या होगी। तो उनका लॉजिकल रैशनल थिंकिंग सेंटर अंडर डेवलप रह जाता है। और जो हिपोकैम्पस है, जो ब्रेन का मेमोरी सेंटर है, तो जिन्होंने बहुत ट्रॉमा देखा है उनका ब्रेन का हिपोकैम्पस श्रिंक होता है, मतलब वो छोटा हो जाता है। अभी वो कौन सा सेंटर है आपका कि जहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है, जिससे आप चीज़ें याद रखते हो। तो ये बच्चे, इनकी याददाश्त खराब हो जाती है, वो चीज़ें याद नहीं रख पाते, इसलिए फिर वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे नहीं होते हैं। और फिर बड़े होकर के बोलते हैं मुझे बचपन की कुछ याद ही नहीं है। और फिर अपनी गलतियों से सीख भी नहीं पाते, क्योंकि उनकी याददाश्त खराब हो रखी है। तो आप बोलेंगे अरे इतनी गलती बार बार करता है, क्यों नहीं सीखता है? क्योंकि वो ब्रेन सेंटर उसका अंडर डेवलप रह जाता है। और जो बच्चा क्रोनिक स्ट्रेस में रहता है, ये अब्यूज़ की वजह से, वातावरण की वजह से, तो उसके ब्लड में कॉर्टिजोल ज़्यादा होता है। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। और वो कॉर्टिजोल वाला ब्लड जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन के जो नए साइनेप्सिस पाथवेज बनते हैं वो नहीं बनते, वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये बच्चे फिर क्रोनिक स्ट्रेस में बड़े होते हैं। वो ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे नहीं हो पाते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट फोकस नहीं कर पाते हैं, वो एक ही चीज़ पे लगे नहीं रह सकते हैं, उनको हमेशा स्ट्रेस रहता है और उनको फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगते हैं। उनकी नर्वस सिस्टम पूरी डिसरेगुलेट हो जाती है। फिर वो एंजाइटी में ही रहते हैं, फाइट ऑन फ्लाइट, हमेशा फाइट फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स। या तो फिर वो बिल्कुल ही नम्ब हो जाते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं डीड हो जाते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई भावनाएं फील ही नहीं कर पाते। आप उनको 10 थप्पड़ मारे बोलेंगे और 10 थप्पड़ मार दो, क्योंकि उनको फीलिंग्स उनकी बंद हो चुकी होती है। तो इंटरनल अवेयरनेस का भी सेंटर उनका डिसरेगुलेट हो जाता है। मैं एक्चुअली चेक करता जा रहा हूँ 18 साल से 27 साल तक की उम्र में क्या हुआ। नहीं, 18 से नहीं, बचपन से 18 तक में। हाँ, नहीं, मैं डेवलपमेंट के स्टेजेस को डिवाइड करके देख रहा हूँ। हाँ, तो बचपन से 18 की उम्र में जो अनुभव होता है उसका सबसे ज़्यादा ब्रेन सेंटर पे इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं, मैं इस वीडियो को पॉज करके पेन पेपर लेकर बैठूंगा और सीखूंगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। और देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि ट्रॉमा सब्जेक्टिव होता है। मतलब ये नहीं कि एक बार थप्पड़ मार लिया, एक बार टोक दिया तो इससे डैमेज होगा। ये मैं उस परिस्थिति की बात करती हूँ जहाँ बच्चा बार बार हर रोज तनाव में से गुजरता है। जैसे सुबह उठ के ही तनाव में गया, घर में वातावरण खराब है, स्कूल में टीचर डांट रही है, बच्चे उसको बुली कर रहे हैं, आके नीचे प्लेग्राउंड में बेचारा पिटता है, रात को माँ बाप लड़ते हैं, खाने के लिए मम्मी डांटती है, होमवर्क के लिए थप्पड़ पड़ता है। तो ये बच्चे का ब्रेन ऐसा हो जाता है कि भाई क्रोनिक स्ट्रेस में होते हैं बच्चे। मेरा अगला सवाल जो है वो पेरेंट्स की तरफ से होगा। हाँ जी, क्योंकि हमने तो परफेक्ट पेरेंटिंग को खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिए। इट्स ओके, सही बात है। इट इज़ ओके टू बी ओके। यस, ओके टू बी ओके। हाँ, कि ठीक ठाक रहना भी सही है। तो वो करें क्या, अपनी वो पेरेंटिंग को कैसे सही तरीके से ले जाएं? या मैं तो आप ही से कहूँगा कि आप ही बताइए कि किस टाइप की पेरेंटिंग हो जो सही है। तो देखिए, दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है पेरेंटिंग की, उसके हिसाब से 4 किस्म की पेरेंटिंग स्टाइल है। स्टाइल मतलब पेरेंटिंग का तरीका, राइट? तो उसका ग्रिड ये है कि पेरेंट कितना कंट्रोलिंग है और कितना डिमांडिंग है वर्सेस कितना बच्चों के लिए वार्मथ या कितना बच्चों की ज़रूरतों के लिए रिसेप्टिव है, उसका एक सेक्शन उसके ऊपर डिवाइड है। तो एक पेरेंटिंग स्टाइल है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब एकदम कंट्रोलिंग पेरेंटिंग स्टाइल, एक एक्सट्रीम के जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं कि माय वे और हाईवे, मैं कहता हूँ वही होगा, बच्चे को बोलने का कोई
जिसके चांस नहीं मिलता है, ये वो पेरेंट्स है जो मारते हैं, पीटते हैं, पनिशमेंट देते हैं, एक ही तरफा कम्युनिकेशन होता है, मैं कहूँ वो होगा बस, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे की ज़रूरतों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पेरेंट्स क्या डिमांड करते हैं, पेरेंट्स को क्या चाहिए, इसी पे ध्यान दिया जाता है, राइट। इसमें आता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, या ये जो कहते हैं हम पनिशमेंट देना, डांटना, मारना। तो इसके ये बच्चे या तो बगावत करते हैं या तो बच्चे बिल्कुल इसमें टूट जाते हैं। दूसरी पेरेंटिंग स्टाइल उससे बिल्कुल उल्टी है, वो है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब बिल्कुल छूट छाट दे देना, जो आपको हो। हाँ, तुम मेरा बेटा मेरा दोस्त है, मेरे बेटे के ऊपर कोई कायदे नहीं लगेंगे, टीचर भी उसको डांटेगी तो मैं टीचर को डांट दूंगा, उसकी स्कूल बदल दूंगा, मेरे बच्चे को मैंने बोल रखा है कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा पैसा है, मैं कमा लूंगा, तू चिंता मत कर। तो बिल्कुल ऑपोजिट पेरेंटिंग स्टाइल, जहां पे बच्चे बॉस है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, मेरे बच्चे को जो खाना है खाएगा, हॉलीडे कहाँ जाना है मेरा बच्चा डिसाइड करेगा, मेरा बच्चा मेरा फ्रेंड है। तो ये अलग गलत है, बिकॉज इसमें बच्चे सेल्फिश बन जाते हैं, अपनी एक्शन की जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि भाई मैं जो करता हूँ उसकी दूसरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है। बच्चे सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं। ये बच्चे पैम्पर्ड होते हैं, एंटाइटल्ड होते हैं, मतलब दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है भाई। तो ये बच्चे भी प्रॉब्लमेटिक बनते हैं। तीसरी पेरेंटिंग स्टाइल है नेग्लिजेंट, मतलब हम गुजराती में कहते हैं कि मास्तर मारे भी नहीं ने बढ़ावे भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करो, बच्चे पैदा किए, अपने आप बड़े हो जाएंगे, मैं इसका खाना पीना दे दूंगा, बस बच्चे को जो करना है अपने आप से बड़े हो जाएंगे। ये भी हमने देखा हुआ है। तो ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं, मतलब मैं खुद ही अपने लिए हूँ, मैं सर्वाइव होना है, तो इससे भी क्लोजनेस नहीं होती। सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल हम बोलते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेटिव मतलब कि पेरेंट्स वो डिसिप्लिन देते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, बच्चे के ऊपर एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं, पर बच्चों की तरफा भी कम्युनिकेशन रखते हैं, मतलब बच्चे को बोलने का हक होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, बच्चे की क्या ज़रूरत है वो समझते हैं, बैठ के बच्चे के साथ रिस्पेक्टफुली बातचीत करते हैं, बच्चे को कहते हैं कि ये हमारे घर में अलाउड नहीं है, पर क्यों अलाउड नहीं है वो समझाते हैं, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है वो समझते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग स्टाइल, और रिसर्च कहता है कि जो बच्चे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल से बड़े होते हैं उनमें कम एडिक्शंस देखा गया है, उनमें कम बिहेवियरल इश्यूज देखी गई हैं, वो ज़्यादा एकेडमिकली अच्छा करते हैं, वो लाइफ में भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। इसके ऊपर रिसर्च है, और इंडिया में भी ये, हालांकि रिसर्च वेस्ट में की थी, बट इंडियन बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो चारों में से सबसे जो बैलेंस्ड पेरेंटिंग स्टाइल है वो अच्छा है, कि जहाँ पे पेरेंट्स बन के रहते हैं, ना कि बच्चों के दोस्त और ना ही बच्चों के दुश्मन, मतलब जो एक बैलेंस तरीका है कि भाई कंट्रोल भी है, कायदे भी हैं, फॉर्मनेस है, डिसिप्लिन भी है, पर ये नहीं है कि मैं बच्चों को मारता हूँ, पीटता हूँ, डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। बच्चों का भी एक हक है बोलने का, बच्चों का क्वेश्चन करने का भी हक है, मैं बच्चों को सुनूंगा भी, बच्चे का मंतव्य भी समझूंगा, और फिर कहीं ना कहीं करूँगा। तो ये सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। बट जो माँ बाप के बचपन के प्रतिकूल अनुभव या चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़्यादा है, वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं। ये भी हमने रिसर्च किया है। तो जो पेरेंट्स ने खुद चाइल्डहुड ट्रॉमा अनुभव किया है वो या तो वही अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, माई वे और हाईवे वाला, या तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे मेरे बाप ने मेरे को बहुत मारा पीटा था, मेरे बहुत कायदे थे, तो मैं मेरे बच्चे को सब छूट दे दूंगा, बिल्कुल आजाद। तो जिनके खुद के ट्रॉमाज हैं वो ये 3 गलत पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं, या तो फिर इतने वो नंब हो जाते हैं, इतने शटडाउन हो जाते हैं इमोशनली कि बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, नेग्लिजेंट पेरेंट्स बन जाते हैं, मतलब छोड़ दो बच्चों को, जैसे करना है करो। तो ये जो पेरेंट्स का खुद का ट्रॉमा है उसकी बहुत बड़ी असर उनके पेरेंटिंग स्टाइल पे पड़ती है, ये भी रिसर्च कहता है। और जो सबसे आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल है वो जानते हुए भी ट्रॉमा की वजह से वो नहीं अडॉप्ट कर पाते, क्योंकि उनका खुद का ट्रॉमा अभी हील नहीं हुआ है। इसलिए मैं इसको जोड़ूंगी हमारी जो डिस्कशन की शुरुआत जहाँ से हुई थी जी, कि भाई बच्चे लाने से पहले खुद के ऊपर काम करो। वो बच्चे लाने जब आपके जब आपका ट्रॉमा है तो आप चाहते हुए भी कई बार सही पेरेंटिंग तरीके नहीं अपना पाओगे, क्योंकि जब आपका बच्चा आपको ट्रिगर करेगा तो वो सारी जानकारी खिड़की के बाहर चली जाती है और आप अपने पुराने जो प्रोग्राम है 20-25 साल वाले, वो प्रोग्राम से ऑपरेट करो। तो हाँ, परफेक्ट पेरेंटिंग कुछ नहीं है,
पर जो अच्छी पेरेंटिंग है, बैलेंस पेरेंटिंग है, वो ज़रूर करनी चाहिए और उसके लिए खुद पे काम करने से शुरुआत करनी चाहिए, बच्चों पे नहीं। और आप खुद पर काम कर सकते हैं हमारा ये पॉडकास्ट देखकर, और इसके बाद इन्हें फॉलो करके, इनकी बातों से सीख कर, क्योंकि हम सब आपको फॉलो करते हैं मैम और बहुत कुछ सीखते हैं आपसे, क्योंकि हम भी ऐसा मानते हैं कि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी बड़े होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चों के साथ हमारा नया शुरुआत होती है हमारी नई ज़िंदगी की, मैं ये मानती हूँ। और हाँ, मैं ये ज़रूर आपके फॉलोअर्स को कहना चाहूँगी कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो भी जानकारी है रिसर्च बेस्ड है, और मैं सारी, इसीलिए जो मैं जानती हूँ सब मैंने वहाँ रखा है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। मेरा आज पर्पज़ यही है कि जितना हो सके उतने लोगों को ये जानकारी जाए, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मैं जानती हूँ कि एज अ पेरेंट हम जानबूझ के कभी भी हमारे बच्चों के लिए ख़राब नहीं कर सकते कुछ भी, पर ज़्यादातर हमें खुद पता ही नहीं होता है कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या गलत है और इसकी क्या असर पड़ती है बच्चों पे। तो मैं ये सोशल मीडिया को, प्लेटफॉर्म को इसी तरह यूज़ करती हूँ कि अवेयरनेस बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ही मेरे पास आते कि मैम काश हमें किसी ने बताया होता, मैम काश हमें पता होता कि ब्रेन पे असर पड़ा, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो जो कर रहे हैं यही सोच के कर रहे थे कि ये हम सही कर रहे हैं, बच्चे के भले के लिए कर रहे हैं, तो इरादा तो सही है, सिर्फ तरीका। हाँ, तो पेरेंट्स बेचारे लाचार है बिकॉज उनको पता नहीं होता, और फिर जब पता होता है तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत गिल्ट फील होता है। तो ये मैं नहीं होने देना चाहती, इसलिए जितने यंग पेरेंट्स ये देखें और अपने आप में कुछ सुधार लाए, ताकि उनकी पेरेंटिंग जर्नी इतनी स्ट्रेसफुल नहीं है। पेरेंटिंग जर्नी बहुत ही मज़ेदार हो सकती है अगर आप खुद अपने आप को पेरेंट करो, अपने आप को पहले हील करो और फिर अपने बच्चों को लाओ। बिल्कुल, इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है कि अगर आप चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ये जहर आज ही ख़त्म हो या आप तक ही ख़त्म हो, आगे पास ऑन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी इंसाइट्स आपने दी। और मैं भी ये मानता हूँ कि अगर हम किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो उसे अपने तक ही ख़त्म कर दिया जाए, वो जहर आगे पास ऑन ना हो। और बिल्कुल एक अच्छे पेरेंट बनने के लिए दोनों तरफ का कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़रूरी ब्रिज जो है वो आपने हाईलाइट किया। मैं अपने सारे व्यूअर्स, अपने सारे फॉलोअर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम सबको, मतलब आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच मैम। ये चांस देने के लिए, आपके प्लेटफॉर्म पे मेरे व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप वॉचिंग मेरी सहेली पॉडकास्ट।